लखनऊ में रहने वाली एक महिला जिसका नाम होता है रत्ना देवी, जिसकी उम्र 46 साल के आसपास है। वहीं एक लड़का जिसका नाम होता है सूर्य प्रताप सिंह, इसकी उम्र 33 साल के आसपास है। सूर्य प्रताप सिंह एक कंपनी में इंजीनियर की नौकरी करता है, लेकिन पिछले कई सालों से सूर्य प्रताप सिंह अपने से 13 साल बड़ी महिला रत्ना देवी के साथ में लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा था। इन दोनों के बीच में सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक से इनकी ज़िंदगी के अंदर ऐसा भूचाल आता है जिसकी वजह से ऐसा कुछ होता है। यकीन मानिए दोस्तों, जब आप लोग इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि 1000 सब्सक्राइबर करने में अभी हमें लगभग 55 सब्सक्राइबर की दरकार है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जल्दी से जल्दी वो 55 सब्सक्राइबर भी पूरे करा कर दे दीजिए। तो फिर चलते हैं, सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। बात करूं दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, और इसी लखनऊ के अंदर एक थाना पड़ता है बीबीडी थाना, और इसी बीबीडी थाने के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है सालारगंज इलाका। बात कर रहा हूं मैं 8 दिसंबर साल 2025 की सुबह के तकरीबन 8 बजे के आसपास। ये जो 46 साल की महिला रत्ना देवी होती है, ये तुरंत बीबीडी थाने में सुबह के 8 बजे के आसपास कॉल करती है, और कॉल करने के बाद में कहती है कि साहब मैं रत्ना देवी बात कर रही हूँ, फला फला जगह रहती हूँ, और मैंने अपने साथ लिविंग में रहने वाले एक लड़के का कत्ल कर दिया है, और उसकी जो डेड बॉडी है ये मेरे ही घर के कमरे में पड़ी हुई है। अब सुबह सुबह जब बीबीडी थाने की पुलिस को इस तरीके की सूचना मिलती है, पुलिस की जो टीम होती है तुरंत अपनी गाड़ी में जो दलबल होता है उसके साथ में घटना स्थल वाली जगह पर पहुंच जाती है। और वाकई में पुलिस जब रत्ना देवी के घर में घुसती है तो वहां पर कमरे के अंदर एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसका नाम था सूर्य प्रताप सिंह, जो कि इस महिला ने बताया था। उसके बाद में पुलिस इस महिला से पूछती है कि इसकी हत्या किसने और क्यों की है। तो ये जो महिला होती है, चूँकि वो पहले ही पुलिस को बता चुकी थी, वो फिर से कंफर्म करते हुए कहती है कि सूर्य प्रताप की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही की है। उसके बाद में पुलिस वाले सूर्य प्रताप सिंह जो होते हैं, जिनकी उम्र 33 साल के आसपास होती है, उनकी डेड बॉडी को बहुत ही बारीकी से चेक करती है, तो पता चलता है कि उनकी गर्दन पर किसी ने बहुत तेज़ धारदार हथियार को चलाया था। किसी ने क्या, बल्कि इस रत्ना देवी ने। लिहाजा उसके बाद में पुलिस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, और इधर जो सूर्य प्रताप होते हैं इनके घर में इनके परिवार वालों को खबर कर दी जाती है। परिवार में जो मुखिया होते हैं परिवार के, इनका नाम होता है नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह की एक पत्नी होती है और उनकी टोटल 2 बेटियां, और उनका एक इकलौता बेटा था सूर्य प्रताप सिंह। नरेंद्र सिंह हालांकि अपनी दोनों बेटियों की शादी कर चुके थे, और सूर्य प्रताप को भी उन्होंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया लिखाया था, जिसकी वजह से वो इंजीनियर की पोस्ट पर था और अपनी अच्छी खासी नौकरी कर रहा था। लिहाजा पुलिस वाले रत्ना देवी के साथ में उसकी 2 बेटियों को भी लेकर आते हैं। एक बेटी जिसकी उम्र 18 साल के आसपास होती है, और दूसरी बेटी की उम्र 14 साल के आसपास होती है। उसके बाद में पुलिस थाने लाने के बाद में इन दोनों से पूछताछ की जाती है, यानी रत्ना देवी से और इसकी बच्चियों से। तो उसके बाद में रत्ना देवी जो कहानी सुनाती है, उस कहानी को सुनने के बाद में खुद सूर्य प्रताप के जो पिता होते हैं, जिनका नाम होता है नरेंद्र सिंह, वो इस कहानी पर बिलीव ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि दरअसल रत्ना देवी जो है वो पूरी तरीके से झूठ बोल रही है। दरअसल रत्ना देवी जो कहानी सुनाती है, उस कहानी को सुनकर शायद आप लोग चौंक जाएं, और रत्ना देवी के हिसाब से मैं आप लोग को पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से सुनाता हूँ। दरअसल पुलिस को जो रत्ना देवी कहानी सुनाती है उसके हिसाब से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 14 साल पहले से। 14 साल पहले जो सूर्य प्रताप था, जो कि नरेंद्र कुमार जो थे, चूँकि ये रहने वाले थे जानकीपुरम के, तो वहीं पर जो सूर्य प्रताप सिंह था ये अपनी पढ़ाई लिखाई तो कंप्लीट कर रहा था, लेकिन पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के साथ साथ ये बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करता था। कई बच्चे ऐसे थे जिनको होम ट्यूशन देने के लिए भी जाया करता था। इधर जो रत्ना देवी थी अपने पति राजेंद्र कुमार के साथ में बहुत अच्छे से ज़िंदगी बिता रही थी। राजेंद्र कुमार जो कि गवर्नमेंट में जॉब किया करते थे, जिसकी वजह से उनके पास पैसे की और किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन जो राजेंद्र कुमार थे उनके अंदर महज एक ही कमी थी,
कि वो अक्सर शराब पी लिया करते थे और जब वो शराब पीकर घर आया करते थे तो अक्सर उनकी पत्नी के साथ में उनके झगड़े हुआ करते थे और इन्हीं झगड़ों की वजह से रत्ना देवी और उनके परिवार के अंदर बहुत ज़्यादा कलेश रहा करता था और रत्ना देवी अपनी दोनों बच्चियों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी। इधर ये जो सूर्य प्रताप सिंह है ये ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाया ही करता था। एक दिन रत्ना देवी की सूर्य प्रताप से मुलाकात होती है। रत्ना देवी कहती है कि उसकी दोनों बच्चियों को ट्यूशन की ज़रूरत है और अगर उनकी बच्चियों को तुम होम ट्यूशन दे दो तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। लिहाजा उसके बाद में जो सूर्य प्रताप सिंह होता है वो उसकी दोनों बच्चियों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है और उसके बाद में सूर्य प्रताप सिंह रत्ना देवी के घर पर उसकी दोनों बच्चियों को होम ट्यूशन देने के लिए जाना शुरू कर देता है। और जब सूर्य प्रताप रत्ना के घर पर कोचिंग पढ़ाने के लिए बच्चों को जाना शुरू करता है तो वहाँ पर जाकर देखता है कि अक्सर रत्ना और उसके पति राजेंद्र कुमार के बीच में झगड़ा हुआ करता है, जिसकी वजह से जो रत्ना देवी है ये अपने पति राजेंद्र कुमार के साथ में बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये सारी चीज़ें जब देखता है ये सूर्य प्रताप तो वो कहीं ना कहीं रत्ना के प्रति सिंपैथी रखता है। वो रत्ना को आश्वासन देने की कोशिश करता है, थोड़ा सा मरहम पट्टी करने की कोशिश करता है। अब इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से रत्ना देवी और सूर्य प्रताप दोनों एक दूसरे के बीच में इन दोनों के बीच में थोड़ी सी बॉन्डिंग होती है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो उसके बाद में इनकी मोहब्बत परवान चढ़ती है, लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है और उसके बाद में साल 2014 का समय आ जाता है। जब साल 2014 का समय आता है तो उस समय जो रत्ना देवी के पति राजेंद्र कुमार होते हैं अचानक से इनकी मौत हो जाती है। लेकिन इनके मौत के पीछे जो कारण आता है वो यही आता है कि राजेंद्र कुमार अक्सर बहुत ज़्यादा शराब पिया करते थे, जिसकी वजह से उनके जो ऑर्गन्स थे वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुके थे। अब जब पति की अचानक से मौत होती है तो अब इस पूरे परिवार की जो जिम्मेदारी थी ये रत्ना देवी के ऊपर आ जाती है। लेकिन चूंकि पति गवर्नमेंट में जॉब किया करते थे उन्होंने अच्छा खासा फंड भी मिलता है और साथ के साथ 35,000 रुपये की जो पेंशन होती है वो भी रत्ना देवी को मिलना शुरू हो जाती है। अब रत्ना देवी उन्हीं पैसों से अपने दोनों बच्चों की परवरिश तो करना शुरू करती है, लेकिन इधर सूर्य प्रताप के साथ में उसके रिश्ते भी जो थे वो लगातार ऐसे ही कंटिन्यू रहते हैं। समय गुजरता रहता है, लेकिन समय गुजरने के साथ में एक दिन अचानक से सूर्य प्रताप के परिवार वालों को सूर्य प्रताप और रत्ना देवी के इस रिश्ते के बारे में खबर लग जाती है। लेकिन सूर्य प्रताप के परिवार वालों को जब तक ये बात पता चली थी जब तक शायद बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। इसलिए सूर्य प्रताप के जो माँ और पिता जो परिवार वाले लोग होते हैं वो सूर्य प्रताप को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूर्य प्रताप के ऊपर इन सारी बातों का कोई भी असर नहीं होता है। बल्कि इसके उल्टा सूर्य प्रताप रत्ना को लेकर बीबीडी थाने के अंतर्गत जो सालारगंज है यहीं पर एक किराए का कमरा ले लेता है और वहीं पर उसके साथ रहना शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे जब ये उसके साथ रहना शुरू करता है इधर सूर्य प्रताप की जो पढ़ाई थी वो भी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद उसको एक कंपनी के अंदर इंजीनियर के पद पर एक बढ़िया नौकरी मिल जाती है। अब उसके बाद में जब ये नौकरी करना शुरू करता है साथ के साथ कोचिंग भी पढ़ाया करता था। वक्त गुजरने के साथ में सूर्य प्रताप अच्छे पैसे कमाता है और उसके बाद में सालारगंज में ही एक प्लॉट ले लेता है। जब ये प्लॉट ले लेता है तो उसके बाद में चूंकि रत्ना को पहले ही उसके पति जब मौत हुई थी तो अच्छा खासा मोटा पैसा भी मिला था, उसी पैसे से रत्ना जो थी उसी प्लॉट के ऊपर एक मकान बना लेती है। उसके बाद में ये जो सूर्य प्रताप साथ के साथ रत्ना देवी और रत्ना देवी की दोनों बच्चियां ये उसी मकान के अंदर रहना शुरू कर देती हैं। अब सूर्य प्रताप, रत्ना और उसकी दोनों बेटियां उस घर के अंदर रह तो रहे थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ में इस पूरे परिवार की जो जिम्मेदारी थी अब सूर्य प्रताप के ऊपर आ चुकी थी। और सूर्य प्रताप अपनी नौकरी से जो भी पैसे कमाया करता था उन्हीं पैसों से अब इस पूरे परिवार का खर्चा भी किया करता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है, लेकिन उसके बाद में जो रत्ना थी ये पुलिस को आगे बताते हुए कहती है कि सूर्य प्रताप उसकी बड़ी वाली बेटी के ऊपर गलत नज़र रखा करता था, उसको गलत तरीके से टच भी किया करता था और इस बारे में मैंने सूर्य प्रताप को कई बार समझाने की कोशिश की। अब यहाँ पर रत्ना कितना सच बोल रही है और कितना झूठ बोल रही है ये बात तो सूर्य प्रताप सिंह ही बता सकता था, लेकिन सूर्य प्रताप अब इस दुनिया में ही नहीं था। आगे रत्ना बताती है कि जब वो मेरी बेटी के ऊपर नज़र रखने लगा इस बात का मैंने विरोध किया और इसी बात को लेकर हम दोनों के बीच में कभी कभार झगड़ा भी हो जाया करता था। इधर झगड़ा कुछ इस कदर बढ़ चुका था कि जो सूर्य प्रताप था चूंकि वो इस परिवार का मुखिया था तो वो दोनों बेटियों के ऊपर नज़र भी रखा करता था। साथ के साथ वो जो स्कूल और पढ़ाई जो किया करती थी उनकी पढ़ाई तक उसने छुड़ा दी थी
और उसके बाद में उनके जो मोबाइल थे, मोबाइल पे जो रील्स वगैरह ये देखा करती थी, इनके मोबाइल भी इनसे छीन लिए थे। धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ में ये दोनों बेटियां और जो माँ रत्ना देवी होती है, ये सूर्य प्रताप से नफरत करने लग जाती हैं। अच्छा, सूर्य प्रताप भी कहीं ना कहीं रत्ना से परेशान हो चुका था। हालांकि सूर्य प्रताप के जो और माँ और जो पिता होते हैं वो सूर्य प्रताप से कहते हैं, क्या तुम पूरी ज़िंदगी रत्ना के साथ में ही गुजारोगे? क्या तुम्हारा उसके साथ में कोई अफेयर है? तो सूर्य प्रताप कहता है कि नहीं, मेरा उसके साथ में कोई भी अफेयर नहीं है और मैं दूसरी शादी करूँगा, उसके साथ में मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। लिहाजा सूर्य प्रताप के फैमिली वाले जो होते हैं वो सूर्य प्रताप के लिए लड़की देखना शुरू करते हैं। अब सूर्य प्रताप को जब ये बात पता चलती है तो उसके बाद में सूर्य प्रताप रत्ना देवी से एक दिन कहता है कि जो मेरा ये प्लॉट है, ये मेरे पैसों का खरीदा हुआ प्लॉट है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी दोनों बच्चियों को लेकर कहीं और चली जाओ। लेकिन जो रत्ना देवी होती है वो सूर्य प्रताप से कहती है कि भले ही प्लॉट तुम्हारा है, लेकिन इसको बनवाया मैंने अपने पैसे से है। अगर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो तो भले ही चले जाओ, लेकिन जाने से पहले ये मकान मेरे नाम में करा दो। यानी अब इन दोनों के लिए कॉम्प्लिकेशन ये थी कि सूर्य प्रताप के नाम पर प्लॉट था और इस प्लॉट को बनवाने का जो काम किया था वो रत्ना देवी ने अपने पैसों से किया था। इसलिए इन दोनों के बीच में इस बात को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा विवाद होता है। उसके बाद में एक तारीख आती है 7 दिसंबर साल 2025, और 7 दिसंबर साल 2025 को जो सूर्य प्रताप होता है, जब ये अपनी ड्यूटी से लौटता है तो उसके बाद में जो रत्ना की बड़ी वाली बेटी होती है जिसकी उम्र 18 साल के आसपास होती है, ये उसका मोबाइल चेक कर रहा होता है कि उसी समय उस मोबाइल के अंदर एक लड़के की तस्वीर दिखाई पड़ती है। ये अपनी बड़ी वाली बेटी से, यानी कि जब रत्ना के साथ में वो रह रहा था तो उसकी बेटी हुई, उससे पूछने की कोशिश करता है ये फ़ोटो किसका है। कोई सकारात्मक जवाब मिलता नहीं। उसके बाद उसे कमरे में लेके जाता है और उसकी काफ़ी ज़्यादा पिटाई कर देता है। हालांकि रत्ना अपनी छोटी वाली बेटी को लेकर दरवाजे पे पहुंचती तो है, काफ़ी ज़्यादा दरवाज़ा पीटती है, सूर्य प्रताप गेट खोल देता है। लेकिन जैसे ही सूर्य प्रताप गेट खोलता है, रत्ना अपनी छोटी वाली बेटी को लेकर कमरे के अंदर एंटर कर जाती है। उसके बाद में दोनों बहनें और रत्ना, ये तीनों मिलकर सूर्य प्रताप को वहीं पर ज़मीन पर पटक देती हैं। उसके बाद रत्ना बड़ी तेज़ी के साथ किचन में भागती है और वहाँ से चाकू लेकर आ जाती है, और आनंद फानन में वो जो चाकू था ये सूर्य प्रताप के गले पर चला देती है। अब जैसे ही गर्दन के ऊपर वो चाकू चलता है, तुरंत सूर्य प्रताप की मौके पर ही मौत हो जाती है। ये काम इतना आनंद फानन में इतना तेज़ी के साथ में हुआ था कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आता है। अब जैसे ही सूर्य प्रताप की मौत हो जाती है, अब ये तीनों, यानी एक माँ और इसकी दोनों बेटियां, अब ये सोचने लगती हैं कि आखिरकार डेड बॉडी का क्या किया जाए, साथ के साथ डेड बॉडी का क्या किया जाए और पुलिस से कैसे बचा जाए। इसलिए रत्ना जो होती है अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ लेती है और बगल वाले कमरे में जाकर पूरी रात यही सोचती रहती है। अब ये तीनों माँ बेटी मिलकर काफ़ी ज़्यादा सोचते तो हैं, काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग तो करते हैं, लेकिन इन तीनों के जहन में कोई भी आइडिया नहीं आता है कि आखिरकार किया जाए तो क्या किया जाए। उसके बाद में अगले दिन सुबह होती है। अब इनके दिमाग में कोई आइडिया तो आता नहीं है, लिहाजा उसके बाद में रत्ना जो थी ये सुबह के 8 बजे के आसपास बीबीडी पुलिस थाने में कॉल करती है, और पुलिस थाने में कॉल करने के बाद में कहती है कि मैंने अपने लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी है। हालांकि पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराती है, और रत्ना जो है पुलिस को यही बताती है कि उसने अपने लिव इन पार्टनर की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी कि उसकी बड़ी बेटी पर वो गलत नज़र रखा करता था। हालांकि रत्ना जब ये पूरी बात बताती है तो उसके बाद में जो सूर्य प्रताप के पिता होते हैं नरेंद्र सिंह, इस सारी बातों को सिरे से खारिज कर देते हैं और वो कहते हैं कि रत्ना सरासर झूठ बोल रही है। दरअसल रत्ना ने उसके बेटे सूर्य प्रताप की हत्या जो है वो कोई अचानक से नहीं की है, बल्कि बड़ी प्लानिंग के साथ में की है, क्योंकि रत्ना जो थी उसके बेटे के खरीदे हुए उस प्लाट को हथियाना चाहती थी, ताकि उसके बेटे की जब मौत हो जाएगी तो उसके प्लाट पर उसका कब्जा हो जाएगा। बहरहाल ये चीज़ें जो है अभी जांच का विषय है और पुलिस इसमें जांच कर रही है, लेकिन रत्ना ने जो किया वो बहुत ज़्यादा गलत किया। पुलिस ने रत्ना उसकी दोनों बेटियों को गिरफ्तार तो किया, जहां से रत्ना और उसकी बड़ी बेटी को जेल भेजा जाता है और उसकी छोटी वाली बेटी को बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। इधर सूर्य प्रताप की जो डेड बॉडी होती है ये सूर्य प्रताप के पिता नरेंद्र सिंह को सौंप दी जाती है, और बड़ी ही नम आंखों के साथ में जो नरेंद्र सिंह होते हैं अपने बेटे सूर्य प्रताप का अंतिम संस्कार कर देते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी को ठेस, किसी को तकलीफ, किसी को दर्द पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप लोगों से बस इतना कहना है कि जहां भी रहें सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, मिलता हूं मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद।
जय भारत।